सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस आज हम एक फ्रेश और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर ऑल ऑफ यू। और आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और अभी हम फिजिक्स में पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेक्टर। यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका है। यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन आप हमारे पुराने वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं और लगभग लगभग 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो गया था और ये भी 3 वीडियो के आसपास लगेगा। मैं बहुत ज्यादा लेंदी करके आपको नहीं पढ़ाऊंगा। कोशिश यही रहे कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जा सके ताकि आप इजीली सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लें। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है, आपको नहीं पता है कि भैया मैंने अपना 11th 12th खराब कर दिया था, फिजिक्स के क्वेश्चन मेरे से होते नहीं थे, मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं। आप मेरे लेक्चर्स को 1 बाय 1 फॉलो करिए, बहुत हद तक आपका फिजिक्स फोबिया खत्म हो जाएगा। सो डोंट वरी बच्चों पार्टी। तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वैसे तो एक कोई चैप्टर नहीं है, एक टूल है। दिस इज द वेरी वेरी इसेंशियल टूल इन फिजिक्स। क्योंकि देखो, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको जनरली दो ही कैटेगरी में बांटा गया। एक ऐसी क्वांटिटी जिनको डिनोट करने के लिए किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको बोल दिया गया स्केलर क्वांटिटी। और लेकिन दूसरी कुछ क्वांटिटी जैसी थी जिनको डिनोट करने के लिए, जिनके बारे में बात करने के लिए डायरेक्शन बोलना बहुत जरूरी था, उसको बोला गया वेक्टर क्वांटिटीज। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ये स्केलर जो रूल है, जो अब तक हम गणित में पढ़ते आ रहे थे कि दो क्वांटिटी को जोड़ना है, 2 + 2 = 4, इस टाइप की चीजों को फॉलो नहीं करती हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके के मैथमेटिक्स को फॉलो करने वाली हैं। अरे में पॉइंट बच्चों पार्टी, है ना? तो चलो हम थोड़ा सा देखते हैं। और इस ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है, चूंकि दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, तो बहुत ही बेसिक लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे कि भैया कितने तरीके की वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाला जाए और दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाए। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो भाई हम पढ़ते हैं वेक्टर। दिस इज अ इसेंशियल टूल ऑफ फिजिक्स, क्योंकि मोस्टली जो फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं वेक्टर हैं। और दो वेक्टर का गुणा कर करके, क्रॉस प्रोडक्ट कर करके हम स्केलर क्वांटिटीज लेके आएंगे। क्योंकि देखो, पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा हर जगह तुम्हें कोई दिखने वाली चीज है तो क्या है, बोलो? पूरे फिजिक्स में अगर कोई चीज जो हर जगह तुम्हें दिख जाती है, हर चैप्टर में मोस्टली दिख जाती है, वो क्या है, बोलो? क्या है? फोर्स। ऑफ कोर्स यार, एनएलएम पढ़ोगे तो फोर्स, फ्रिक्शन पढ़ोगे तो फोर्स, वर्क पावर एनर्जी पढ़ोगे तो वर्क किसकी वजह से हुआ? फोर्स। ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वर्क, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं? एसएचएम पढ़ोगे तो एसएचएम किसके वजह से हो रहा है? वो भी एक तरीके के फोर्स की वजह से ही हो रहा है। सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो रहा है। अरे में पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फोर्स। आर में पॉइंट। फ्लूइड पढ़ोगे तो वहां पे भी हम फोर्स की ही बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, है ना? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फोर्स, मतलब तुम्हारी फिजिक्स में हर जगह जो एक चीज यूज होगी दैट इज फोर्स। एंड फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। और हर दूसरे क्वेश्चन में हम फोर्स को जोड़ रहे होंगे, फोर्स का गुणा कर रहे होंगे, फोर्स का भाग दे रहे होंगे। वर्क निकालने के लिए फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, वही टॉर्क निकालने के लिए फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो हमारे फिजिक्स में हर जगह जो यूज होने वाली चीज है दैट इज वेक्टर। हर चैप्टर के दूसरे सवाल में तुम्हें वेक्टर का यूज देखने को मिलेगा। तो अगर तुम वेक्टर नहीं पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हें वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आ रहा है, या तुम्हें वेक्टर की फीलिंग नहीं है, तो भैया हर तीसरे सवाल में तुम जाके अटक जाओगे। तो वेक्टर सिर्फ पढ़ना नहीं है एक चैप्टर की तरह, एक टॉपिक की तरह। वेक्टर को समझना है, वेक्टर को फील करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलो भैया वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, ध्यान से समझना, किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से बांटा गया था। एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन।
ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूं भाई जाओ दुकान से 5 किलो आलू लेके आओ, 5 kg आलू लेके जाओ, मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट लेके आना है जिसका मास कितना हो भैया, जिसका मास कितना हो, 5 kg हो। मतलब मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने की देरी थी कि भैया इस चीज को लेके आओ 5 kg, तुम समझ गए। मतलब मास जैसी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए या मास जैसी क्वांटिटी के बारे में बात करने के लिए मेरे को डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बस ये बोलना है कि भाई 5 किलो आलू मेरे को चाहिए। अब सोचो मैं ये थोड़ी, कभी भी अगर तुमसे कोई आलू मांग रहा है कि 5 किलो आलू लेके आओ, तो ये थोड़ी बोलने जाएगा कि 5 किलो आलू मुझे पूरब में चाहिए, पश्चिम में चाहिए, दक्षिण में मुंह करके चाहिए। ऐसा कोई डायरेक्शन का रोल है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है ना। तो जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, इस तरीके की जो क्वांटिटीज हैं, वर्क हो गया, इस तरीके की जो क्वांटिटीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर इनका हो तो डिनोट की जा सकती है, इसके लिए किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है, जिनके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड तो सबका चाहिए, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड तो सबका चाहिए, प्लस मैग्नीट्यूड के साथ साथ कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनके लिए डायरेक्शन अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर डायरेक्शन नहीं दोगे तो फिर मामला खत्म है, बिना डायरेक्शन के ये क्वांटिटी अधूरी रहेगी। जैसे मान लो तुम्हारे गांव में एक पेड़ काटा जा रहा हो, सब चाहते हैं, देखो इधर लोगों के इस साइड एक पेड़ काटा जा रहा है, यहाँ पे इस पेड़ की कटाई हो रही है। अब इधर के साइड में लोग रहते हैं, यहाँ पे बस्ती है और इधर खाली प्लेस है, ठीक है। अब वो काटने वाला जो है किधर गिराना चाहेगा पेड़ को, आदमियों के घर पे या खाली प्लेस पर? सोचो किधर गिराना चाहेगा, ऑब्वियसली खाली प्लेस पे आदमी के ऊपर थोड़ी गिराना चाहेगा। तुम जेसीबी लेके आ रहे हो या कोई मशीन लेके आ रहे हो जिससे क्या करना है, पेड़ को धक्का मारना है, ऑलमोस्ट काटा जा चुका है, बस धक्का मार दोगे तो गिर जाएगा। अब धक्का मारना है मतलब फोर्स लगाना है, मान लो तुम्हें 100 न्यूटन फोर्स लगाना है। अब तुम अपनी मशीन लेकर आए, अब इस पे इसी पेड़ पे धक्का मारना है और धक्का मार के गिराना है। अब उसने बोल दिया भाई 100 न्यूटन फोर्स लगा दे पेड़ पर और पेड़ को गिरा दे। उसने तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताया, तुमने अपने मन से इधर के डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया, पेड़ गिरा दिया आदमियों के ऊपर, काम तमाम खत्म। तो इस केस में जब भी तुम्हें फोर्स लगाना होगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, उसे बताना पड़ेगा कि भाई एक काम कर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा भैया, इस डायरेक्शन में पूरब की दिशा में फोर्स लगा और पेड़ को इधर गिरा, तब होगा एक्चुअल काम, तब हो पाएगा एक्चुअल काम। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगाने के लिए बोल दिया गया भैया किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, ऑब्वियसली हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में उसने बोला फोर्स लगाओ, मतलब फोर्स के बारे में बात करने के लिए उसे दोनों चीजें बतानी पड़ी कि भैया डायरेक्शन किधर की तरफ फोर्स लगाना है और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका जिनको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा। डायरेक्शन नहीं बताओगे या डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखोगे अनर्थ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? आर में पॉइंट। मान लो तुम यहां पर चौराहे पर हो और तुम्हें आना है एएमयू, ठीक है, एएमयू की दूरी मान लेते हैं 10 किलोमीटर है और तुम 2 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हो, ठीक है, तुम यहां पर खड़े हो, तुमने बोला कि भैया एक बात बताइए, एक बात बताइए, मुझे एएमयू जाना है, मेरी गाड़ी 2 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, कितनी देर में एएमयू पहुंच जाऊंगा? ठीक है, कितना, कितने देर में एएमयू पहुंच जाऊंगा? या फिर तुमने ये बोला कि भैया बताइए यहां से एएमयू कितना दूर है, मैं किधर, एएमयू कितना दूर है मैं, ताकि मैं चलूं कि एएमयू पहुंच जाऊं। मैंने बोला भाई एक काम करो, तुम ना टी बराबर 5 आवर में एएमयू पहुंच जाओगे, तुम चलना ही स्टार्ट कर दो, तुम चलना ही स्टार्ट कर दो। अब तुमने क्या किया, इधर चलना ही स्टार्ट कर दिया, तो क्या तुम 5 घंटे में एएमयू पहुंचोगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि भैया तुम 2 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू कर दो, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन दिया ही नहीं।
तो इस वेलोसिटी जो मैंने स्पीड बोला, अगर मैं चाहता हूं कि तुम एएमयू तक पहुंचो तो तुम्हें मुझे एक प्रॉपर डायरेक्शन भी देना पड़ेगा कि भाई एक बात बताओ, भाई एक काम करो, इस डायरेक्शन में तुम जाओ, अगर 2 किलोमीटर पर सेकंड से जाओगे तो 10 किलोमीटर तुम 5 आवर में पहुंच जाओगे और तुम वहां एएमयू पहुंच जाओगे। मतलब एक क्वांटिटी जो वेलोसिटी थी राइट जगह पहुंचाने के लिए मेरे को डायरेक्शन बताना बड़ा जरूरी था। अरे में पॉइंट। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो फिर वो चीज उसको डिनोट ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बताओगे तो अनर्थ हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। मैं बोल दूंगी भाई 2 किलोमीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दे, तुमने चलना इधर की तरफ स्टार्ट कर दिया, एम थोड़ी ना पहुंच जाओगे, है कि नहीं? मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई वेलोसिटी रखो 2 किलोमीटर पर सेकंड, तब जाके 5 घंटे में पहुंचोगे। और डायरेक्शन रखो क्या, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन रखो या ईस्ट की तरफ डायरेक्शन रखो, तुम एएमयू पहुंच जाओगे। यार में पॉइंट। तो मेहनत ही जरूरी नहीं है, मेहनत के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। अगर सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, अगर सही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे और सिर्फ मेहनत करे जा रहे हैं, किताब उठा उठा के पढ़े जा रहे हैं और सही डायरेक्शन में पढ़ ही नहीं रहे, तो भी आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर अगर पहुंचेंगे भी तो बहुत घूम घूम के पहुंचेंगे। इसीलिए सही डायरेक्शन की बहुत आवश्यकता है और सही डायरेक्शन तुमको देने वाले हैं संदीप भैया, टेंशन मत लो इस कोर्स में। ओके, अब देखो वेक्टर कितने तरीके की होते हैं। वेक्टर पहली बात तो क्या होते हैं ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना? और वेक्टर कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लें। एक चीज और है, जो वेक्टर होते हैं ना इनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, और ये नॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉलो करने के बजाय वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूं। मास है 2 kg मास प्लस 4 kg मास, है ना? 2 किलो आलू था, उसमें 4 किलो आलू और डाल दिया, तो टोटल मास कितना हो गया? ऑब्वियसली 6 kg। इनको जोड़ना हो तो हम डायरेक्टली जोड़ लेते हैं, इनको घटाना भी हो तो हम डायरेक्टली घटा लेते हैं कि 4 किलो आलू था, 2 किलो आलू निकाल दिया, कितना बचा? 2 किलो। मतलब 4 kg में से अगर 2 kg घटाना हो डायरेक्टली हम घटा देंगे, ठीक है? अगर ये भी बात है, ये भी बात ऐसा बात है कि अगर इनका मल्टीप्लाई भी करना हो 2 kg इंटू 4 kg, तो मैं डायरेक्टली गुणा भी कर दूंगा कि भैया 8 kg²। स्केलर में कोई दिक्कत ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना घटाना मल्टीप्लीकेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम अब तक करते आए थे। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होने वाला है। मान लेते हैं वेक्टर में ऐसा नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि मान लो एक फोर्स है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का एक फोर्स है जो नॉर्थ के डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स है जो ईस्ट के डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन का। अब मान लो ये फोर्स ए है और ये फोर्स बी है। अब मैं इसको किसके साथ दिखाऊंगा, इसको किसके साथ दिखाऊंगा? एरो के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि बिना एरो के काम नहीं चलेगा, एरो ही तो बता रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर इन दोनों को जोड़ना हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो मैं डायरेक्टली ऐसे थोड़ी जोड़ सकता हूं कि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ऐसे जोड़ सकता हूं क्या? नहीं, वेक्टर अलजेब्रा का यूज करना पड़ेगा। और हम जब वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे और आंसर आएगा 10√2, और किधर के डायरेक्शन में? इधर के डायरेक्शन में, एंगल 45 डिग्री फ्रॉम बी। अबे कहां से आया ये आगे चल के तुम्हें पता चलेगा, है ना? एंगल 45 डिग्री फ्रॉम बी, है ना? बी से 45 डिग्री या फिर ए से भी 45 डिग्री ही आएगा। ये हमने ट्रायंगल लॉ का यूज करके इसको सॉल्व किया, ये तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे हो रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, हम इसको वेक्टर अलजेब्रा के हेल्प से जोड़ेंगे। और वेक्टर अलजेब्रा क्या बोलता है, कैसे वो वेक्टर को एडिशन करना सिखाता है, कैसे वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता है, वो हम आगे देखेंगे। अब अगर इनका मल्टीप्लाई भी करना हो ना, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, हम आगे के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। अरगड़े में पॉइंट बच्चा पार्टी। ओके, एक बात और जो इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है, एक बात और जो इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो एक क्वांटिटी ए है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। अब किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लग गया, इसका मतलब ये है ये क्वांटिटी ए जो है, ये जो क्वांटिटी ए है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हमें ग्राफ के माध्यम में दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे, मान लो वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन एंड इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन मान लो कुछ एंगल है, इसका डायरेक्शन कुछ थीटा एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो हम ऐसे दिखाएंगे कि देखिए भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो हमने दिखाया मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ होगी इसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और थीटा बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री है, मतलब वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे, दिस इज वेक्टर, वेक्टर इसके डायरेक्शन को बताएगा, और ये हॉरिजॉन्टल से हो गया 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से क्या हो गया 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 30 डिग्री। अब अगर यही मतलब मान लो मेरे को एक वेक्टर बी डिफाइन करना होता, एक वेक्टर बी डिफाइन करना होता जो 20 न्यूटन का है और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो मैं ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर एक लाइन बनाता, लेकिन ये ए के लंबाई के दुगने लंबाई का बनाता है, ए के लंबाई के दुगने लंबाई का बनाता है। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और ये जो एरो है, ये जो एरो है ये डायरेक्शन को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा बेटा? डायरेक्शन को दिखाएगा। एरो किसको दिखाएगा? एरो दिखाएगा डायरेक्शन को, एरो दिखाएगा डायरेक्शन को, और लेंथ दिखाएगा मैग्नीट्यूड को। बात समझ रहे हो? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का यही सिंपल सा तरीका होता है। अब चाहे वो जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अब वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से हैं जनरली बताओ, कुछ वेक्टर क्वांटिटी का नाम बताओ। तुम बोलोगे सर फोर्स है, टॉर्क है, मोमेंटम है, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके होगे है ना, एंगुलर मोमेंटम है, और बोलो कौन सा है सर? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, और कौन सा है? वेलोसिटी है, और कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट है ना, और कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। दीज आर ऑल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है क्या बच्चों पार्टी? दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटी। अब कुछ टाइप ऑफ वेक्टर, अब कुछ टाइप ऑफ वेक्टर तुम्हें याद क्यों रखना चाहिए? ये इसलिए याद रखना चाहिए, टाइप ऑफ वेक्टर तुम्हें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि ना क्वेश्चंस में यूज करेगा। ये क्या करेगा भाई? एक क्वेश्चन में यूज करेगा, जैसे बोलेगा कि दो वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर हैं। अब इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ थोड़ा समझना। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ, इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ, बच्चा पार्टी आर यू वेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फैजल अली और नॉट, सारे लोग बताओ। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यस, हाँ वाजिद बोलो। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब इन दोनों को इक्वल वेक्टर कब बोला जाएगा? जब इनका डायरेक्शन सेम हो, जब इनका डायरेक्शन सेम हो और साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मतलब ये दोनों वेक्टर ही सेम होने चाहिए, तब उनको हम इक्वल वेक्टर का दर्जा दे सकते हैं, और साथ ही साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी भी हो। तब हम इनको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इनका डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और ये सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो हम इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब बात आती है कि पैरेलल वेक्टर। अब देखो पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर ऐसा होता है, पैरेलल वेक्टर का बात मैं तुम्हें बताता हूं। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब एक दूसरे के पैरेलल होने का मोटा मोटी मतलब ये हुआ, एक दूसरे के पैरेलल होने का मोटा मोटी मतलब ये हुआ, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बजाय किसी भी डायरेक्शन में बताता हूं,
एक दूसरे के पैरेलल होने का मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन सेम है, तभी तो पैरेलल होंगे। डायरेक्शन सेम है तभी तो पैरेलल होंगे। अच्छा, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी है? पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी है? नहीं, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनका क्या हो भाई, उनका क्या हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन उनका डायरेक्शन 100% सेम होगा, तभी वो पैरेलल कहे जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं, ध्यान से समझना, मान लो एक वेक्टर ए है, वो है 2 आई कैप, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ जो डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर होता है, उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वो आगे चल के अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2। एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 आई कैप। तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं? बोलो, क्या एक वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर हैं? यस और नो बोलो जल्दी बच्चा पार्टी। नहीं सर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो दीज आर नॉट इक्वल वेक्टर, बट दीज आर व्हाट, दीज आर पैरेलल वेक्टर, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इज इट राइट रॉन्ग? हाँ या ना? मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए, है ना? तो हमेशा मान लो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो मैं हमेशा बोल सकता हूं कि वेक्टर बी जो होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लेमडा टाइम ए होगा। लेमडा टाइम क्या होगा, ए होगा। लेमडा इज अ नॉन जीरो नंबर, है ना? लेमडा ना तो निगेटिव है और ना ही जीरो है ना? लेमडा इज ऑल्सो ग्रेटर देन, लेमडा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। अच्छा, इसी का अपोजिट थोड़ा सा एंटी पैरेलल बताना। एंटी पैरेलल क्या होगा जरा सोचो। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर किसे बोलना चाहिए मेरे को? एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? तो सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर और सेम इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर अगर आ जाए, तो ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। दीज विल बी एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है, इसमें जो डायरेक्शन होता है अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। और मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, वेक्टर ए की वैल्यू 2 आई थी, लेकिन अगर वेक्टर वी की वैल्यू -4j हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि 2i इधर बनेगा और -4j इधर बनेगा, -4j इधर बनेगा। दिस इज 2i और दिस इज -4j। और हमेशा मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूं या वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूं, हमेशा मैं वेक्टर बी को यहां पर लिख सकता हूं इन द एंटी पैरेलल केस, कैलकुलेशन के पर्पस से, माइनस ऑफ लेमडा, माइनस ऑफ लेमडा ए, मैं ऐसा लिख सकता हूं ऑब्वियसली, क्योंकि मैं यहां पे भी तुम देखो, मैं लिख सकता था वेक्टर बी इज इक्वल टू -2 वेक्टर ए, -2 वेक्टर ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या तुम लोग को ये समझ में आ रहा है, फैजल एंड ऑल बच्चा पार्टी? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर किसे बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर किसे बोलेंगे? दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो पैरेलल बोले जा सकते हैं, लेकिन दो पैरेलल हैं तो इक्वल नहीं बोले जा सकते हैं। क्यों भाई? अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूं यस यस दीज आर पैरेलल आल्सो, नो प्रॉब्लम, अगर वो फ्री है तो। ठीक है, ओके, एंटी पैरेलल समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब समझो, कोलिनियर वेक्टर का मतलब समझो,
कोलिनियर वेक्टर का मतलब समझो थोड़ा सा। कोलिनियर वेक्टर, अगर दो वेक्टर, मान लो एक लाइन थी और ये पहला वेक्टर था, और ये दूसरा वेक्टर था, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। If these two vectors are lie on a same line, if two vectors are lie on a same line, if two vectors are lie on a same line, then these are called collinear vector. अगर दो वेक्टर ये दोनों सेम लाइन में लाई करते हैं तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? कोलिनियर वेक्टर। अच्छा देखो, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि भैया कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो अगर कोई वेक्टर बात समझना, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, अगर कोई वेक्टर फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस इन द सेंस कि इस वेक्टर को उठा के मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूं बिना डायरेक्शन चेंज किए। जैसे अगर ये वेक्टर है और अगर ये फ्री स्पेस में है तो मैं इसको यहाँ के बजाय यहाँ भी रख सकता हूँ, बस डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, यहाँ भी रख सकता हूँ, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। और अगर लोकलाइज्ड है, स्टेबल है, किसी एक पॉइंट पर रिस्ट्रिक्ट है, तो उस केस में तो फ्री स्पेस में हुआ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक बहुत बड़ा लठ है, इतना बड़ा एक लठ है, ठीक है। अब मैं इस पर एक फोर्स लगाया एफ यहाँ पर, तो ये अलग बात है। और अगर मैं एक फोर्स लगाया इस लठ के यहाँ पर, मान लो ये लठ यहाँ पर हिंज है, तो ये अलग बात है। और अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि इसको लठ के बजाय दरवाजा समझो, दरवाजे के सबसे किनारे पर फोर्स लगाओगे तो खोलने और बंद करने में आसानी होती है, इसका इफेक्ट कुछ और होगा। दरवाजे के बीच में हैंडल लगा के खोलोगे बंद करोगे तो इसका इफेक्ट कहीं और हो, इसका इफेक्ट कुछ और होगा। मान लो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है। तो ये फ्री स्पेस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे और बोलो कि भैया ये तो फ्री स्पेस में, वेक्टर को तो कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो एक काम करिए इसको यहाँ पर ले आइए और अब कैलकुलेट करिए टॉर्क। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका इफेक्ट अलग अलग है। लेकिन ये वेक्टर अगर फ्री स्पेस में हो तो इसको मैं उठा के यहां कर सकता हूं और बोल सकता हूं कि कोलिनियर वेक्टर क्या हो सकते हैं, पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं इन केस ऑफ फ्री स्पेस वेक्टर, अगर वो फ्री है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? ये भी बड़ा सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर और कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर। अच्छा, क्या दो वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं? दो वेक्टर कभी नॉन कोप्लेनर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। दो वेक्टर जनरली हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, अगर वो स्क्यू लाइंस ना हो तो, है ना। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन हम यहां कोप्लेनर में तीन की बात करते हैं। अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हो, मान लेते हैं दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स डायमेंशन है एंड दिस इज वाई। अगर एक्स वाई प्लेन में ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो हम इसको बोलेंगे कोप्लेनर। और किसी भी कोप्लेनर वेक्टर को चेक करना हो ना तो बहुत सिंपल सा है, तुम तीन वेक्टर लो और एक ही कपड़े से बिना बेंड किए, मतलब एक पेपर पे अगर तीनों वेक्टर आ जाते हैं तो कोप्लेनर वेक्टर है। एक ही पेपर पर अगर तीनों वेक्टर आ जाते हैं तो कोप्लेनर वेक्टर है। जैसे मान लो ये तीन वेक्टर है, मान लेते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसको पेपर मान लूं और इस पर चिपकाऊं, तीनों आ गए ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कोप्लेनर। लेकिन इसको देखो, ये तीन वेक्टर हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अब मैं इनको चिपकाता हूं तो जब भी चिपकाऊंगा तो सिर्फ दो ही आएगा, बाहर वाला निकल जाए, ये बाहर निकल गया। अगर मैं इनको चिपकाऊं, इसको चिपकाऊं, तो ये बाहर निकल गया। मतलब एक प्लेन में तीनों नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों आपस में कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर एक्स वाई जेड वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर। लेकिन जैसे ये तीनों थे, ये तीन थे,
ये कैसे थे? कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि ये एक ही पे चिपक जाएंगे। देखो एक पेपर पे तीनों आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर के बीच का प्रॉब्लम समझ का डिफरेंस समझ में आ गया? यस। ओके, बहुत बढ़िया। जीरो वेक्टर। अबे जीरो वेक्टर क्या होता है? तो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है ऑर्बिटेटरी होता है। क्या होता है? ऑर्बिटेटरी होता है। अबे जीरो, फिर बोलोगे यार जीरो, अब डायरेक्शन भी इसका आप सही से डिफाइन नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो आर्बिट्रेटरी है, और मैग्नीट्यूड भी जीरो है, तो जीरो वेक्टर की जरूरत क्या है? तुम्हारे मन में डाउट आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन किधर है? फिर इसका डायरेक्शन ऑर्बिट्रेटरी है ना? तो तुम्हारे मन में आएगा यार इसका आप डायरेक्शन भी नहीं बता रहे हो, मैग्नीट्यूड तो जीरो बता ही रहे हो, तो फिर इसका जरूरत क्या पड़ा? जरूरत पड़ा सिर्फ कुछ चीजों को सही करने के लिए। जैसे दो, मान लो एक मान लो एक बॉक्स है, एक आदमी इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा भी इधर ही धकेल रहा है 4 न्यूटन से। नेट फोर्स कितना लगेगा? दिस इज F1 एंड दिस इज F2। नेट फोर्स कितना लगेगा? एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? नेट फोर्स कितना होगा? दोनों फोर्स को जोड़ दूंगा, डायरेक्ट जोड़ूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो भैया डायरेक्शन हो जाएगा किधर की तरफ? डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट की तरफ। मान लो ये ईस्ट है, ईस्ट की तरफ है या ना? सही बात की नहीं बात? या मान लो ये भी 2 ही न्यूटन था, ये भी 2 ही न्यूटन था, तो ये हो गया 4 न्यूटन। किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी आई ना। दो फोर्स को जोड़ा तो फोर्स ही मिलेगा ना। दो फोर्स को जोड़ा, दो वेक्टर को जोड़ा तो एक वेक्टर ही मिलेगा ना। स्केलर तो मिल नहीं जाएगा। स्केलर है क्या? नहीं, एक वेक्टर है। दो फोर्स को जोड़ा तो दो वेक्टर को जोड़ा, ऐसा समझो। दो वेक्टर को जोड़ा तो वेक्टर मिला। वेक्टर को जोड़ के स्केलर थोड़ी ना मिल जाएगा, है ना? वेक्टर में वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, गाय में गाय जोड़ोगे तो गाय मिलेगी, भैंस थोड़ी ना बन जाएगी। है कि नहीं भाई? क्लियर है ना? तो तुम सोचो अगर यही थोड़ा उल्टा हो जाता, दिस इज 2 न्यूटन और इधर से बंदा जो लगा रहे हो 2 न्यूटन, एफ नेट तुम्हें बताना है, एफ नेट बताना है ना? तो एफ नेट क्या होगा? 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, क्योंकि क्योंकि तुम्हें भी पता है एक बंदा जिस फोर्स से खींच रहा है दूसरा उसी फोर्स से धक्का दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो जैसे ही ये लिखा, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि सर आप बोल रहे थे कि वेक्टर को जोड़ूंगा तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को घटाऊंगा तो वेक्टर मिलेगा, लेकिन यहां तो आप जीरो लिख रहे हो और जीरो एक नंबर है, दिस इज ए स्केलर, है ना? सोचो, रूल क्या बनाया गया कि वेक्टर को जोड़ूंगा तो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर को घटाऊंगा भी तो वेक्टर मिलेगा, लेकिन यहां तो वेक्टर को जोड़ के आपने वेक्टर बोल दिया, लेकिन यहां वेक्टर घटा के स्केलर बता रहे हो कि दो वेक्टर को घटाया और स्केलर चीज आ गई, ये कैसे पॉसिबल है? तो भाई ये तो बात तो सही थी, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? वेक्टर को घटा भी रहा हूं तो वेक्टर आना चाहिए ना। तो इन लोगों ने बोला कोई बात नहीं है, जीरो वेक्टर है। क्या है? जीरो वेक्टर है। दिस इज व्हाट? दिस इज जीरो वेक्टर। एंड इसी चीज के लिए जीरो वेक्टर इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज जीरो वेक्टर और क्यों है जीरो वेक्टर? है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा पार्टी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस ऑफ कोर्स। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो क्या यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये अगले हर सवाल में तुमको देखने को मिलेगा। कई बार तो जेई तक में यूनिट वेक्टर निकलवाता है कि किसी का भी यूनिट वेक्टर बताओ। यूनिट वेक्टर मैं तुम्हें बताता हूँ, यूनिट वेक्टर कुछ खास नहीं है। अच्छा, मैं ये जो इन पे लिख रहा हूँ इसको नोट करते जाना, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा ना तो ये पोर्शन नहीं आएगा उसमें, ध्यान रखना है ना, ये पोर्शन नहीं आएगा उसमें, क्योंकि मैं अलग से स्लाइड लेके लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर। पहली बात, किसी भी वेक्टर को लिखना हो, मान लो सपोज दैट आई एम राइटिंग वेक्टर ए,
किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख दूं, तो अब मैग्नीट्यूड के लिए मैं लगाऊंगा मॉड, मॉड का प्रयोग करूंगा। जहां मॉड लिखा है इसका मतलब समझ लो ए वेक्टर ए का क्या है, मैग्नीट्यूड है, और साथ ही साथ में उसका डायरेक्शन लिख दूं। तो डायरेक्शन बार बार एंगल फैंगल बना के लिखने के लिए बोला गया कि एक काम करिए, वेक्टर ये है ना, तो इसका जो मॉडुलस है वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और इस पे एक कैप लगा दीजिए, ये डायरेक्शन बताएगा, इस पर कैप लगा दीजिए, डायरेक्शन बताएगा। अब ये डायरेक्शन का क्या खा खेल है, तो ये जो एक कैप है इसको बोला गया यूनिट वेक्टर। क्या बोला गया, यूनिट वेक्टर। और इसका काम क्या है भाई, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन बताना। इसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है क्या, हाँ सर मैग्नीट्यूड इसका एक होता है, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड का उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक होता है। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक होता है, और इसका काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालूं तो मैं बोलूंगा कि अगर किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कि किसी भी वेक्टर में अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दूं तो आई विल गेट व्हाट, यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द ऑल यूनिट वेक्टर। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन देना। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दैट्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब ये समझो, एक मतलब सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड। तुम्हें पता है तीनों एक्सिस आप म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर इन तीनों के अलोंग मैं डायरेक्शन लूं, अगर इन तीनों के अलोंग मैं क्या लूं, एक एक वेक्टर ले लूं, एक एक वेक्टर ले लूं, तो भी म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस टाइप के जो वेक्टर हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, ऑर्थोगोनल वेक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। अब बात करते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ फ्री वेक्टर के बारे में। जो मैं तुम्हें फ्री स्पेस वेक्टर के बारे में बोल रहा था, हम उसके पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं पहले। जैसे मान लो सपोज दैट दिस इज अ वेक्टर बी, ठीक है, दिस इज अ वेक्टर बी। अब इसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। मान लो हॉरिजॉन्टली मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूं, तो अगर एक फ्री वेक्टर है तो मैं इसको घुमा के कहीं पे भी ले जा सकता हूं, बस मैग्नीट्यूड नहीं छोटा करूंगा और डायरेक्शन एक्स एक्सिस में ही रखूंगा। मैं, मेरा मन करेगा तो मैं इसको यहां ड्रॉ करूं, मेरा मन करेगा तो मैं इसको यहां ड्रॉ करूं, मेरा मन करेगा तो मैं इसको यहां ड्रॉ करूं। मैं इसको पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, बस कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड छोटा नहीं करना है, और उससे भी बड़ी कंडीशन ये है कि इसका डायरेक्शन नहीं क्या करना है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर एक वेक्टर ए है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, तो ये यहाँ पे डिनोटेड था हॉरिजॉन्टल। मान लो वेक्टर वी को हम मान लेते हैं एक मानक, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से 30 डिग्री पर है, तो मैं इस वेक्टर ए को मन करे तो यहाँ ड्रॉ कर लूं, एक ही बात है, 30 डिग्री पर। अगर ये फ्री वेक्टर है तो मन करे तो यहां ड्रॉ कर लूं 30 डिग्री पर, अगर ये वेक्टर ए है तो, है ना। मन करे तो यहां ड्रॉ कर लूं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, कोई दिक्कत नहीं। मन करे तो अपने मन से यहां ड्रॉ कर लिया और बोल दिया दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये 30 डिग्री पर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको उठा के पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, पैरेलली किसी भी फ्री वेक्टर को जहां मर्जी वहां शिफ्ट कर लो, जहां शिफ्ट करने की जरूरत है वहां शिफ्ट कर लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई छेड़ने वाला नहीं है, टेंशन मत लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। बात समझ में आ रहा है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ फ्री वेक्टर, ओके बहुत बढ़िया। अब अगर दो वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया जाए। दो वेक्टर, अब यहां से तुम्हारा वेक्टर एक्चुअली में स्टार्ट होगा। अब तक जो तुम पढ़ रहे थे ऐसे ही बकैती थी, लेकिन वो बकैती इसलिए थी क्योंकि लेकिन वो जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, नाम देगा,
बोलेगा दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब तुम सोचो ऑर्थोगोनल, बोलेगा दिस इज द एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बात समझ लो, दिस आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। तो तुम कंफ्यूज मत होना, है ना क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, किसको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे, किसको हम कोप्लेनर बोलेंगे, किसको हम कोलिनियर बोलेंगे, लीनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो टर्मिनोलॉजी तुम्हें भी आनी चाहिए, जो भी उन्होंने जो भी नाम दिया है। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। तो मान लो दो वेक्टर हैं, सपोज दैट दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, ठीक है। अब बोला ही जाता है कि अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तुम्हें कैलकुलेट करना हो, तो या या तो इनके मुंह को सटा दो, या तो इनके टेल को सटा दो, या तो इनके हेड को चिपका दो, या तो इनके टेल को चिपका दो, और उसके बीच का एंगल चेक कर लो, पता चल जाएगा कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। जैसे मान लो मैं पहले इनके, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। तो मैं इनके क्या करता हूं, इनके टेल को चिपकाता हूं, तो ए वेक्टर बी है, मैं इस वेक्टर बी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि चूंकि ये एक फ्री स्पेस वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, तो मैं जहां मर्जी वहां ड्रॉ कर सकता हूँ, बस पैरेलल लेके आना पड़ेगा। और इसको भी मेरे को पैरेलल यहाँ से उठा के यहाँ ले आना पड़ेगा, ताकि मैं इसके टेल से क्या कर सकूं, चिपका सकूं। मैं यहाँ लाया और इसके टेल से चिपका दिया, और ए एंगल मैं कैलकुलेट कर लिया, ये मेरा हो गया थीटा। तो ये दिस इज द एंगल बिटवीन two vectors. This is my vector between A and B. This is the angle between vector A and vector B. वेक्टर लगाना मत भूलना है। अगर मैं इनके मुंह को चिपकाता तो क्या होता, ठीक है चिपका के देख लेते हैं भैया, है ना। इसको यहाँ ए को यहीं रहने दिया, ये था ना, ए को यहीं रहने दिया पैरेलली, इसको यहां से उठा के ले गया यहाँ पर रख दिया, दिस इज वेक्टर ए, एंड दिस इज वेक्टर बी। इनके बीच का जो एंगल होगा, इसको भी हम बोलेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, क्या पूंछ को चिपकाने पर और हेड को चिपकाने पर जो एंगल आएगा, इन दोनों केस में सेम आएगा या अलग अलग, बोलो, दोनों केस में सेम आएगा या अलग अलग? चलो करके देख लेते हैं। वेक्टर यही है, मैं चाह रहा हूं मुंह को चिपकाना, तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां रख दूं, यस रख दो साहब, तो मैं इस वेक्टर को उठाया यहां रख दिया, ओके। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज पैरेलल और नॉट, ऑफ कोर्स पैरेलल है, क्योंकि शिफ्टिंग हम पैरेलल ही तो करते हैं। तो सोचो, एक ये तो जेड है, ये जो एंगल है क्या इस एंगल के बराबर नहीं होगा? ऑफ कोर्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यही एंगल तो ये वाला एंगल है। तो ऑफ कोर्स तुम्हें जैसे कैलकुलेट करना है वैसे कैलकुलेट करो, या तो हेड को चिपका दो और उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर दो, या फिर टेल को चिपका दो और उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर लो, यू विल बी गेट द एंगल बिटवीन these two vectors। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना बहुत आसान है, या तो क्या करो, एंगल एंगल बिटवीन टेल निकाल दो, या एंगल बिटवीन हेड निकाल दो, इसको लिख लेना है ना, टेल एंगल बिटवीन हेड। आर गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा, मान लेते हैं दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, दिस एंगल इज थीटा। तो इस वेक्टर के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, बोलो, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा भैया, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा सर, थीटा हो जाएगा। क्या थीटा हो जाएगा, क्या थीटा हो जाएगा बच्चा पार्टी, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या थीटा होगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहां पर ये हेड है और यहाँ टेल चिपका हुआ है,
हेड से टेल को चिपकाने में चिपकाकर एंगल थोड़ी कैलकुलेट करते हैं। या तो क्या करिए, हेड को हेड से चिपकाइए या तो टेल से टेल को चिपकाइए। तो कैसे करूं फिर? तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं सर, ए बी है, इसको आगे खिसका दीजिए, लीजिए ए हो गया ए। अब अगर ए एंगल थीटा था तो ए वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, उसमें से थीटा घटा दिया तो ये एंगल मिल गया, दिस इज पाई माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? पाई माइनस थीटा। बूझे? तो दिमाग लगाना, ऐसा नहीं है कि हेड को टेल से चिपका के बोल देना कि हाँ भैया एंगल मिल गया, ऐसा नहीं करना है बेटा, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टेल मी। बहुत बच्चे गलती करते हैं। चलो अब एक आध क्वेश्चन करते हैं। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, सॉरी दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल है और वेक्टर ए जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे आ रहा है। तो बताइए एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है? जल्दी से बताओ, यहां पर एंगल कितना है? जल्दी बताओ, यहां पर एंगल बताओ कैलकुलेट करके, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे तुम्ही से बोल रहा हूं मूर्खानंद, ए और बी के बीच का एंगल बताओ। जल्दी से कमेंट कमेंट करो, कमेंट करो फटाक से, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा विद क्वेश्चन नंबर। दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट? दिस इज ए। इनके बीच का एंगल क्या होने वाला है? तो क्या बोलोगे सर? ए बी है ना, यहाँ पे बी बना देता हूं, कोई बात नहीं। ए है ना, तो ए चूंकि हॉरिजॉन्टल पे है और इसको मैं शिफ्ट करके इसके पैरेलली लेके आ जाता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको शिफ्ट करके इसके पैरेलली लेके आ जाता हूँ, इसको शिफ्ट करके इसके पैरेलली लेके आ गया ए जो हॉरिजॉन्टल पे 60 डिग्री है, और इसको शिफ्ट करके यहाँ रख देता हूँ, दिस इज बी। अब तुम बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा? 60 डिग्री होगा, है ना? क्या होगा? मूर्खानंद कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए जरा, सॉल्व करिए। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड, चलिए सॉल्व करिए। दिस एंगल इज 45 डिग्री, है ना, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो कैसे पता करेंगे? कैसे कैसे कैलकुलेट करिएगा? बोलिए। बोलिएगा कुछ नहीं। एक काम करते हैं, इसको उठा के कहीं ले चलते हैं, इसको उठा के कहीं ले चलते हैं, समझिए। इसको भी इसी में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अगर ड्रॉ करिएगा तो ऐसे आएगा कि भैया यहाँ से कितना डिग्री पर है, यहाँ से कितना डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। तो ये वर्टिकल एक्सिस से भी 45 डिग्री पर हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ा दीजिए। और अगर ये वर्टिकल, ये लाइन अगर वर्टिकल एंगल से 45 डिग्री पर है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये पूरा कितना है? 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा भाई? 15 डिग्री। आंसर कैलकुलेट करना आ रहा है कि नहीं? अरे चाचा कैलकुलेट करना आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। ये समझ में आया क्या सबको? अरे यहाँ पे बना हुआ था, मैं इसको यहाँ बना दिया, अब मैं इसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि पैरेलली में जहां मर्जी वहां ले जाऊं इसको, इसको उठा के मैं आगे कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको पूंछ से पूंछ को चिपकाना है, फिर एंगल कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये वेक्टर इससे 45 डिग्री पर एंगल के एंगल पर था, तो यहां से भी तो 45 डिग्री के एंगल पर ही होगा कि नहीं होगा? ये ऑफ कोर्स होगा, है ना? चलिए चलिए, इनके बीच का एंगल 150 डिग्री है। तो बताइए एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, फैक्टर एंगल बिटवीन पी एंड क्यू क्या होगा? 150 डिग्री हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या मैंने जो लिखा है सही है? इज इट राइट, इज इट करेक्ट और नॉट? अच्छा, मैं एंगल बिटवीन क्यू कैलकुलेट करवा रहा हूँ भैया, आगे जरूरत पड़ेगी, है ना? कई बार सवाल में पूछेगा। अब वेक्टर पे डायरेक्ट सवाल तो बहुत कम आता है, कभी कभी आता भी है, एक आध सवाल तो एमयू में आ जाते हैं, जेई में भी एक आध सवाल आ जाता है, लेकिन वेक्टर के बिना सवाल कोई नहीं बनने वाला है तुम्हारा, मोस्टली
70% सवाल तुम्हारा बिना वेक्टर का नहीं बनेगा, बिना वेक्टर का नहीं बनेगा। तो वेक्टर पढ़ना जरूरी है। सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं है कि सवाल आएगा एग्जाम में तो कर लेंगे, पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो दैट आई कैन यूज फैक्टर इन माई क्वेश्चंस। क्योंकि इन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस whenever I will talk about force, multiple force especially, then I will use the concept of vector for addition of forces. Okay, क्या होगा? तो बोलो कि सर एक काम करो ना, पैर से पैर पूंछ से पूंछ चिपकाना होता है, ऐसा थोड़ी है कि हेड से टेल चिपका के हम एंगल कैलकुलेट करके बताएंगे। इसको खींच के इधर ले आओ, इसको खींच के इधर ले आओ। अब बोलो ये एंगल 150 था, ये एंगल 30 है, तो दिस इज द एंगल थीटा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। दिस इज द रॉन्ग आंसर, है ना। कई बच्चे जल्दीबाजी में 150 मार के आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत बात है। इज इट राइट? दिस इज नॉट राइट। तो चलिए इसको कैलकुलेट करिए, फटाक से बताइए क्या करिएगा। अरे कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं। एक काम करिए, इसको ड्रॉ करिए, ये है 30 डिग्री। हाँ, ये कहां से 30 डिग्री बना रहा है बताइए? यहां से 30 डिग्री बना रहा है। ओके, इसको यहां एक बार लेके आइए, देखिए कितना डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री बना रहा है। इससे थोड़ी काम चलेगा, हमको पूंछ से पूंछ चिपकाना है। इसको मैं पैरेलली आगे भी तो शिफ्ट कर सकता था, हाँ कर सकते थे। अब कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। ये दोनों एंगल चेक कर लीजिए, 30 और 60, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा थीटा? 90 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ फ्री वेक्टर। किसी भी फ्री वेक्टर को पैरेलली कैसे शिफ्ट करना है, क्या आपको समझ में आ रहा है? किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालना है, क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए बताइए बच्चा लोग। चलो इसमें तुम्हारे तोते उड़ाता हूं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। ओके, अब तुमको बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मतलब आप एंगल बिटवीन बताइए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का पहला सवाल, और दूसरा सवाल बोल रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। चलिए भाई बताइए, क्या आप इसको कर पाएंगे? करो, then you will realize कि are you able to solve this problem। वाह, ये कौन बता रहे हैं 180 डिग्री? कौन 180 डिग्री बता रहा है मूर्खानंद? इसमें किसी भी दो वेक्टर के बीच 180 डिग्री कैसे बन रहा है, जरा मेरे को दिखाओ। चलो, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ड्रॉ कर लेते हैं भाई। एक काम करो, ड्रॉ कर लो। दिस इज वेक्टर ए, ये हॉरिजॉन्टली है ना, तो दिस इज वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी इस यहीं से आगे गया हुआ है। मैं दूसरे कलर से वेक्टर बी को ड्रॉ करता हूँ, हल्के कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हल्के कलर से। दिस इज वेक्टर बी। अच्छा, इसके साथ एंगल कितना बना रहा था? 50 डिग्री। अब मैं इस वेक्टर बी को, क्या मैं इसको पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं? क्या मैं इस वेक्टर बी को पैरेलली यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं? यस। और एक पैरेलल एंगल इसके साथ कितना बनाएगा? 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50। हमें इस 50 डिग्री से थोड़ी मतलब है, हमें क्या चाहिए? पूंछ से पूंछ के बीच का एंगल चाहिए, तो हमको ये वाला एंगल चाहिए। इज इट राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। आंसर। क्यों भाई, सही बोला कि गलत बोला? मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैं बी को ऐसे ही ड्रॉ किया, इसको उठा के यहाँ किया ड्रॉ करने के लिए। लेकिन बी, अब देखो ये हेड था, ये टेल था, हेड से टेल मिल रहा था हमको, हेड से टेल मिलेगा तब एंगल थोड़ी चाहिए, जब टेल से टेल मिले या हेड से हेड मिले तब एंगल चाहिए। मैं इसको इधर शिफ्ट कर दिया, किसी का मन करता तो इसको इधर शिफ्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि ये पूरी लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रही थी? 50, तो अभी भी इसके साथ 50 ही बनाती। अब मुंह से मुंह मिल गया ना, हेड से हेड मिल गया,
तो अब हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 माइनस 50, ये मिल जाता कितना, 130। तो जिसको हेड से हेड मिला के एंगल कैलकुलेट करना हो वो हेड से हेड मिला के कैलकुलेट कर ले, जिसको टेल से टेल मिला के एंगल कैलकुलेट करना हो वो टेल से टेल मिला के कैलकुलेट कर ले। अब एंगल बिटवीन बी एंड सी हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो पहले इसको हम बनाते हैं, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। ये कितना है भैया, 60 डिग्री। मैं एक काम करता हूं, इसको पीछे शिफ्ट कर लेता हूं, पीछे क्या करता हूं, शिफ्ट कर देता हूं, इसी को पीछे, इसी लाइन को पीछे शिफ्ट कर लेता हूं, क्योंकि इसको उठा के मैं पीछे तो कर ही सकता हूं पैरेलली। देखने में तुम्हें पैरेलल ना लग रहा हो भले, क्योंकि मैं अच्छा अच्छे से बनाया नहीं हूं, क्योंकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी वैसे है नहीं। ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए कर ही देता हूँ यार, वरना कहोगे कि सर मामू बना दिए। लो यार देखो, आर्ट भले ना हो पर टेक्नोलॉजी जरूर है। लो टेक्नोलॉजी देखे, लो कर दिया। अब मैं बी को पीछे खिसका दिया, बी को मैं क्या कर दिया, पीछे खिसका दिया। अब मुंह से मुंह मिल गया, ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 माइनस 60 कितना होता है, 120 ही होता है। ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए था, यहां से यहां तक 60 है तो बाकी का कितना हुआ, 120 डिग्री। दिस इज द आंसर। बात समझे? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज क्वाइट इजी पीजी। बस तुम्हारा बस तुम्हारा क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि यार देखो, भले क्वेश्चन घुमा सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी घुमा हुआ है, हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इज इट राइट रॉन्ग, बहुत बढ़िया। अब अब थोड़ा सा हम जोड़ना सीखते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, और यहां से स्टार्ट होगा है तुम्हारा, होता है तुम्हारा वेक्टर एलजेब्रा। ठीक है, अब देखो दो नंबर को जोड़ना हो तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं बोलूं भैया 2 केजी आलू में 2 केजी आलू जोड़ दो, बोलोगे 4 केजी, आराम से जोड़ पा रहे हो। क्यों जोड़ पा रहे हो, क्योंकि भैया ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है ना। लेकिन मैं बोला 10 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल प्लस 20 न्यूटन फोर्स 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फटाक से ऐड कर दो। क्या डायरेक्टली ऐड कर पाओगे, नहीं। बोलोगे यार पहले बनाते हैं यार, 10 ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये 10 न्यूटन फोर्स हो गया जो कि 30 डिग्री पर है, ये 20 न्यूटन फोर्स हो गया जो कि 60 डिग्री पर है। अब इन दोनों को जोड़ना है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब इनको ऐड करेंगे। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, इनको ऐड करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में सबसे पहला रूल आता है ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, अच्छा ट्रायंगल लॉ हम ज्यादातर तब यूज करेंगे जब दो वेक्टर जोड़ने हो। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ने हो तो क्या करना होगा, तो हमें पॉलीगॉन लॉ यूज करना होगा। पॉलीगॉन लॉ यूज करना होगा जब मल्टीपल वेक्टर जोड़ने हो। जैसे मान लो मेरे को 2 केजी आलू प्लस 4 केजी आलू प्लस 6 केजी आलू जोड़ना हो, मैं बोलूंगा भैया 12 केजी आलू हो गए, डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना है। पर इसी में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था 30 डिग्री पर, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा था 60 डिग्री पर, और 80 न्यूटन फोर्स लग रहा था -180 डिग्री पर। अब जोड़िए, तो उस केस में पहले तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा कि अच्छा यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पर, अरे अरे क्या बकैती है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पर, और -180 डिग्री मतलब, बोलो, अरे 180 डिग्री ले लो यार, माइनस क्या, वहां फिर मतलब एक ही आएगा, इधर ही आएगा, प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। तो दिस इज वो एंगल का कॉन्सेप्ट है, क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, लो, है ना। ये हो गया 180 डिग्री पर 80 न्यूटन का फोर्स। अब करिए, अब जोड़िए इन तीनों फोर्स को।
आप इनको डायरेक्टली थोड़ी जोड़ पाओगे कि अरे भैया 80 प्लस 20 प्लस 10 क्या करिए 110 लिख दीजिए। डायरेक्शन क्या जाएगा कुछ नहीं पता है ना, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे पॉलीगॉन लॉ से, और दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे वेक्टर लॉ से, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। हम चलो आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब जब भी हम वेक्टर एडिशन करेंगे ट्रायंगल लॉ से तो तुम्हें एंगल निकालने आना चाहिए। तो ध्यान रखना आज जो भी मैंने पढ़ाया वैसे तो ये बहुत बेसिक है बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल मैं जो पढ़ाऊंगा एडिशन, वो जो होगा फिजिक्स के हर तीसरे सवाल में यूज होगा जहां भी फोर्स की बात होगी, और जब मल्टीपल फोर्स आएंगे तब एडिशन तुम्हें आना चाहिए। एडिशन एंड सबट्रैक्शन दोनों की बात होगी और तुम्हें दोनों याद होना चाहिए, दोनों तुम्हें कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। कल मैं जो कराऊंगा तो उस पर हम कुछ काफी डीपीवी में काफी ज्यादा क्वेश्चंस दूंगा उसके रिगार्डिंग, एंड यू हैव टू डू दैट। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, और परसों हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बारे में। तो 3 लेक्चर होने वाला है। आज बेसिक है, कल एडिशन है, परसों मल्टीप्लीकेशन है, और लास्ट टाइम में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे बस, है ना। वी विल डू क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। व्हाट आई विल डू, क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों पार्टी? ठीक है, तो अब तक अगर कोई दिक्कत रहा हो तो बताओ। सर क्लास की, अरे फैजल देखो यार, क्लास के टाइमिंग तो 7 से 8 ही रखो यार, क्योंकि वो है ना आईआईटी का गेट बंद हो जाता है रात को, तो फिर यहाँ से जाने में दिक्कत रहती है। तो 8 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, या 8:30 बजे तक भी मैं फ्री हो जाऊंगा, तो फिर जाके डाइनिंग कर लूंगा। वरना लेट से रखोगे तो फिर डाइनिंग करके आना पड़ेगा, फिर वापस जाते टाइम आईआईटी का गेट बंद हो जाएगा, तो दैट विल बी प्रॉब्लम फॉर मी। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी? इज इट क्लियर? वेक्टर समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, वेल डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।